साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश पीसीएस 2020 के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, आपकी पहले अप्रैल में होनी थी, अब यह जो है कोरोना वायरस की वजह से टल करके जून में संभावित है। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और यह जो आज के दिन हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो टेस्ट सीरीज संपन्न कराई जा रही है, उसी में से एक यह टेस्ट है जिसको पूरी व्याख्या के साथ हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध व्यक्ति मोहम्मद बिलाल खत्री वो किस लिए जाने जाते हैं? तो ये जो हैं किसने हैं, शिल्पकारिता की वजह से जाने जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। 10 जून 1987 को ये मध्य प्रदेश के बाघ गांव में पैदा हुए थे और ये एक मास्टर शिल्पकार रहे हैं। इन्होंने अपने पिता मोहम्मद यूसुफ खत्री और दादा इस्माइल सुलेमानजी खत्री से बाघ प्रिंट की परंपरागत शिल्प सीखी थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां जो हैं, जो रेजिडुअल पावर थी, वो किसको सौंप दी गई थी? तो ये जो रेजिडुअल पावर थी या जो अवशेष शक्तियां थी, ये गवर्नर जनरल के पास, प्रांतीय गवर्नरों के पास नहीं बल्कि गवर्नर जनरल के पास होती थी। जबकि वर्तमान में यदि देखा जाए कि जो अवशेष शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? तो वो आपके संसद के पास होती हैं। आगे चलते हैं। अगला है तीसरा, निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो इसमें आप चारों ऑप्शन देखिए। तो विंध्यन कगार किसे कहा जाता है? तो रीवा पन्ना है, इसे ही विंध्यन कगार कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार रीवा, दमोह, सतना तथा पन्ना जिले के साथ ही कुछ भाग सागर जिले का भी आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? तो इसका गठन जो है ये 2005 में होता है। इसके बारे में और देखें तो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश जैविक विविधता नियम 2004 को 17 दिसंबर 2004 को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। तथा इसके अलावा देखिए, जो मध्य प्रदेश का एग्जाम हुआ है अभियांत्रिकी वाला, जो राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2017 का पेपर, उसमें इसका उत्तर जो है 2001 माना है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 5वें नंबर का, निम्नांकित में से कौन सा प्रपात, जो जलप्रपात है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसमें आप देखें जो धुआंधार जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपका जबलपुर का प्रसिद्ध जलप्रपात है और यह यमुना नदी की धारा पर 50 फुट ऊपर से गिरती है। इसके अलावा जो आपका जोंग प्रपात है, यह कर्नाटक के शरावती नदी पर है। जबकि दूध सागर जो प्रपात है, देखिए इसका ऑप्शन जो आपका धुआंधार है, डी वाला ऑप्शन सही है। दूध सागर जो जलप्रपात है ये गोवा में है और मांडवी जो नदी है उस पर स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बारनाबाद जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो बारनाबाद जो है आपका रायसेन में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन में। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बारना नदी के ऊपर 335 मीटर लंबे तथा 37 मीटर ऊंचे बारनाबाद का निर्माण किया गया है। और ये जो बारना नदी है नर्मदा की उत्तरी सहायक नदी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो चारों ऑप्शन देखें तो इसका उपबंध जो है आपका किसमें है? तो उद्देशिका में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो खरगोन जिला है ये मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश का खरगोन जिला है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मिर्ची उत्पादक जिला है। जिले के बड़वाह ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम बेड़िया मिर्च मंडी के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो
बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति एसटी का नगरीय प्रतिशत बताइए। मतलब जितनी अनुसूचित जनजाति यहाँ पे हैं उनमें से कितने नगरों में रहती हैं, तो 6.79%। तो आप देखें 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या का 21.1% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, जिसमें से मात्र 6.79% नगरीय जीवन जीती है, जबकि शेष जो है इसका 93.21% जनजातीय जनसंख्या जो ग्रामीण है, मतलब गांव में रहती है। अगला है कंप्यूटर रेजोल्यूशन मापा जाता है। तो कंप्यूटर जो रेजोल्यूशन होता है ये पिक्सल की संख्या, किससे? पिक्सल की संख्या से मापा जाता है, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो चारों ऑप्शन आप देखिए। तो इसमें से जो आपका इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना है, ये जो है ये आपकी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, ठीक है, ये अकेले मध्य प्रदेश की परियोजना है। जबकि इसके अलावा जो सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना ये आपका मध्य प्रदेश राजस्थान की है, जबकि रिहंद जल विद्युत परियोजना जो है मध्य प्रदेश तथा गुजरात की है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, निम्नलिखित खनिजों का उनके उत्पादन क्षेत्रों से मिलान कीजिए। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र है। तो आप देखें इसमें आप मिलान करिए पहले। सुरमा, ये सुरमा जो है जबलपुर, सुरमा जबलपुर। ग्रेफाइट जो है ये आपका बैतूल। टंगस्टन जो है ये आपका होशंगाबाद। और कोरंडम जो है, कोरंडम आपका सीधी से मिलता है, सीधी से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे, इसको आप मिला लीजिए, 1 का बी, एक सेकेंड, ये इधर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का आप बी मिलाइए तो 1 का बी हो गया, और 2 का सी था, 2 का सी था, 3 का डी था, और 4 का ए, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ पाई जाती है, तो ओडिशा में पाई जाती है, ठीक है। जबकि जो कोरंडम होता है ये एल्युमिनियम का ही एक ऑक्साइड होता है, और टंगस्टन जो होता है इसका जो गलनांक होता है सर्वाधिक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, निम्न में से किस स्थान पर निजी क्षेत्र की पेपर मिल स्थापित की गई है या स्थापित है? तो ये अमलाई में है। कहाँ पे? अमलाई में है। तो मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र की पेपर मिल ओरिएंटल पेपर मिल के नाम से अनूपपुर जिले के अमलाई में स्थापित की गई। इस पेपर मिल में पुस्तक छपाई व लिखाई के लिए कागज बनाया जाता है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपके भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसको 1982 में स्थापित किया गया था। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ सुमेलित करना है। तो आप देखें जो दसपुर है, दसपुर ये यहाँ पर सूर्य मंदिर है, दसपुर, एक सेकेंड, दसपुर में आपका सूर्य मंदिर, तो ए का 4 हो गया। इसके बाद तिगवा का विष्णु मंदिर है, 3 हो गया। उदयगिरी में क्या है? बराह अवतार की प्रतिमा है। ग्वालियर में सास बहू मंदिर है, तो 4 3 2 1। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन, एक सेकेंड, 4 3 2 1, अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 3 2 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम टंट्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया है? तो यह जो सम्मान है ये राजा राम मौर्य को दिया गया है। प्रदेश के पहले जननायक टंट्या भील सम्मान 2008 में देवास के राजा राम मौर्य को सम्मानित किया गया। इस सम्मान के तहत 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, निराला सृजन पीठ किसका भाग है? तो निराला पीठ सृजन जो है ये भारत भवन भोपाल का हिस्सा है। और जो निराला सृजन पीठ है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में स्थापित किया गया, ये इसके लिए कार्य करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? तो आप चारों ऑप्शन देखें, इसमें से मकबूल, फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर, राजाराम, ये सब चित्रकार हैं।
परंतु जो कमल वशिष्ठ हैं ये चित्रकार नहीं हैं बल्कि रंगकर्मी हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकारों में मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे, राजा राम, सैयद हैदर रजा, डॉक्टर मंजू गांगुली व देवयानी कृष्ण शामिल हैं। आगे अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंदौर का सराफा कांड कब होता है? तो इंदौर का सराफा कांड सितंबर 1942 में होता है। 6 सितंबर 1942 को इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठी मार चार्ज किया, उसके बाद गोलियां चली। इसमें मगनलाल ओसवाल को गोली लगी थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, पीताम्बर शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो पीताम्बर जो शक्तिपीठ है ये दतिया जिले में स्थित रही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी कहा जाता है। किसकी देवी? राजसत्ता की देवी कहा जाता है। इस सिद्ध पीठ की स्थापना 1935 में स्वामी जी के द्वारा की गई थी और तथा मंदिर प्रांगण में स्थित वन खंडेश्वर महादेव शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड गाने के लिए एक गीतकार के रूप में कार्य किया है? यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए पहले, एक सेकेंड, ये तो चार ऑप्शन देखिए। राहत इंदौरी ने किया है, अभी कुछ समय पहले ही इनका देहांत हुआ है। राहत इंदौरी एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार रहे। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। इनका गजल संग्रह धूप धूप राहत इंदौरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निमाड़ का खजुराहो कहे जाने वाले ऊन प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो कहा जाने वाला जो ऊन है ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये खरगोन में स्थित है। कहाँ पे? खरगोन में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के निमाड़ का ऊन प्रदेश खजुराहो के उपनाम से संबोधित किया जाता है जो कि खरगोन में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो यह जो कार्य है वो मध्य प्रदेश के राज्य रोजगार गारंटी परिषद को सौंपा गया है। ठीक है, अर्थात मध्य प्रदेश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल को। इसके बारे में और देखें तो मनरेगा के क्रियान्वयन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद एजेंसी को सौंपा गया है इसका कार्यक्रम। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का यूनियन है, परंतु यहाँ खास बात क्या है कि राज्यों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका में राज्यों को अलग होने का अधिकार है। वो राज्यों का फेडरेशन है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जीवाश्मी अवशेषों के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो जीवाश्मी अवशेषों के लिए घुघुआ जो है ये प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के डिडोरी जिले के शाहपुरा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ अपने जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या समावेशी विकास संबंधित है? किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आप देखिए। तो ये खाद्य सुरक्षा में समानता, शिक्षा में समानता, स्वास्थ्य में समानता, ये सभी समावेशी विकास के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इस प्रकार से आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो समावेशी विकास क्या करते हैं? देश की जनसंख्या को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से समान अवसर उपलब्ध कराने एवं असमानता को कम करने पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्रंट लैंड ने किया था। किसने? ब्रंट लैंड ने किया था। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना समावेशी विकास के किस क्षेत्र की योजना है? तो यह जो है वित्तीय समावेशन क्षेत्र की योजना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, मध्य प्रदेश कृषक आयोग का गठन कब किया गया? तो इस आयोग का गठन वर्ष 2006 में किया गया था, जो कृषक के हितों से संबंधित कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 से लेकर 90 तक चलती है। और यहाँ थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, जिसका लक्ष्य 5% जीडीपी रखा गया था। विकास की दर जो है 5% रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 6.2%, मतलब लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं, चूंकि भारत में अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना भारत में चलाएगी? कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाएगी। लास्ट जो है 2012 से लेकर 2017 तक थी। इसके अलावा इस दौरान जो है आप देखें पंचवर्षीय योजनाएं कुछ समय के लिए बंद भी रही हैं, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। वो विभिन्न कारणों से बंद रही, कभी चाइना युद्ध की वजह से, कभी अकाल पड़ने की वजह से, इस तरह से ये बंद रही हैं। जैसे कुल मिला के देखें योजना अवकाश जो रहे हैं या प्लान हॉलीडे जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये कुल 6 रहे हैं। पहली बार 1966-67 से लेकर के 1968-69 तक, अर्थात 3 साल।
फिर 1989-80 में 1 साल के लिए, फिर आपका 1990-91 से लेके 91-92 था 2 साल। तो इस प्रकार से कुल देखें आपके 6 योजना अवकाश आपके हॉलीडे प्लान हॉलीडे होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में होती है। कब? 1964 में, और यह एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, एक सेकेंड। 34, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये शेयर बाजार से संबंधित है। जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेच कर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अगला, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो यह जो है गरीबी से संबंधित है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होगी। किसकी बढ़ोतरी होगी? तो इसमें जो है श्वेत रक्त कणिकाओं, किसकी? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या या कणिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती है, इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में काफ़ी तेज बढ़ती है, मतलब WBC जो है बहुत तेजी से इसमें बढ़ जाती है। इससे इसमें शरीर में होने वाले संक्रमण को रोकने की क्षमता प्रभावित होती है और यह रक्त मज्जा में आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो इसके जो सारे सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30, और 30 के 30 जो हैं वो आपके लोकसभा से सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि अन्य समितियों को देखें उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या नहीं है? तो आप इसमें देखें, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण बिल्कुल है, यूरिया को छानकर बाहर करना ये भी है, कई हार्मोनों का स्त्रवण करना, सिक्रेशन करना ये भी है, परंतु रक्त में शर्करा की अर्थात ग्लूकोज की या कह सकते हैं शुगर की मात्रा का नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं है। ठीक है, वो इसका कार्य नहीं है। आगे चलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रक्त में ग्लूकोज या ग्लूकोज शुगर की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो 39 देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसे पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अगला है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है, अर्थात डिस्चार्ज ऑफ इकोसिस्टम है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज कब घोषित किया गया? तो इसको जो है 1981 में घोषित किया गया। दूधराज जिसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य के राजकीय पशु एवं पक्षी 25वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 1981 को घोषित किए गए। तो हमने पक्षी तो देख लिया, शाह बुलबुल जिसे दूधराज कहते हैं वो है, और पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के वक्ता रह चुके हैं? तो बलराम झाखड़ रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? बलराम झाखड़ जो हैं ये राज्यसभा राज्यपाल भी रहे और बाद में लोकसभा के ये वक्ता रहते हैं। तो डॉक्टर बलराम झाखड़ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। वे भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहने के अलावा मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो मीथेन बिल्कुल है, जलवाष्प बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, परंतु आर्गन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो इसका वेग अधिकतम निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यह जो पुरस्कार है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो जियो फॉरेस्ट के माध्यम से लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, जियो फॉरेस्ट नहीं, जियो सर्च से। किससे? जियो सर्च से। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी नहीं है, जियो फॉरेस्ट नहीं, जियो सर्च से पता लगाया जा सकता है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन की खोज या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशन की खोज किसने की है? तो इसकी खोज जो है ली डी फॉरेस्ट ने की है। अगला है क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम क्या है? तो आप देखें, आप यहाँ पे भी ऑप्शन देख लें, तो जो घटते हुए क्रम है तो उसमें आपका छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे बड़ा आपका छिंदवाड़ा है और उससे घटते हुए क्रम में ये दिया गया है। तो आप देखें, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम, जो घटता हुआ क्रम देखें, तो सबसे बड़ा छिंदवाड़ा है, उससे छोटा सागर है, फिर शिवपुरी है, फिर बैतूल है, फिर बालाघाट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह को निम्नलिखित सिंह जो है ये निम्नलिखित देशों में किससे संबंधित हैं? तो ये फिजी देश से संबंधित, किससे संबंधित हैं? फिजी से संबंधित हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी? तो ये आपका कौन सी थी? अबेकस थी। कौन सी? अबेकस थी। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? तो ये जो गठन होता है आपका कब होता है? 22 अगस्त 2005 को। 22 अगस्त 2005 को। 15 जून 2005 को राष्ट्रीय स्तर पर होता है और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को होता है। अगला है छाहूर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो जो छाहूर है आपका ये बघेलखंड का लोक नृत्य है। छाहूर बघेलखंड का लोक नाट्य है जो मूलतः कृषक जातियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में दीपावली से गोप अष्टमी तक अहीर, तेली और कुम्हार जाति के लोग छाछूर नाट्य गायन का आयोजन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के मामले में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यहां देखें, एक सेकंड होल्ड करिएगा। यहाँ पे हाँ ये ऑप्शन है, 2 करोड़ का जुर्माना लगा। कितने का? 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अगला है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन थे? तो टीएन श्रीवास्तव हैं। कौन थे? टीएन श्रीवास्तव थे। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग की सदस्य संरचना इनमें से किस प्रकार की है? तो केंद्रीय सूचना आयोग में क्या होता है? एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं तथा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रीय सूचना आयोग रहा है इसका गठन जो होता है वो 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किया गया था। और थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। याद रखिएगा कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, ये एक सांविधिक संगठन है। संवैधानिक और सांविधिक में फर्क होता है। ये सांविधिक संगठन है और यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है तथा इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 जो सूचना आयुक्त जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो याद रखिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, परंतु एक समिति की सिफारिश पर करता है। इस समिति में 3 लोग शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। जबकि जब आप केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ेंगे, ठीक है, CBC जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी उसके सदस्यों और अध्यक्ष को चुनने के लिए राष्ट्रपति ही चुनता है, नियुक्त करता है, परंतु उसके चुनने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और वहां पे एक कैबिनेट मंत्री होता है। कौन सा? गृह मंत्री होते हैं। तो जो गृह मंत्री होते हैं उसको शामिल किया जाता है। और इनके यदि कार्यकाल को देखें तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो तक अपने पद पर बने रहते हैं और पुनर्नियुक्ति की पात्रता इनकी नहीं होती है। और याद रखिएगा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है और केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखता है और जांच करते समय कुछ मामलों में इस आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। और याद रखिए हटाया कैसे जा सकता है इनको? तो दिवालियापन, नैतिक चरित्रहीनता, कार्य के दौरान लाभ का पद, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम तथा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। राष्ट्रपति मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है और सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद कार्रवाई की जाती है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो 11वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो नवंबर 2020 में इस पद को इन्होंने ग्रहण किया था। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन रहे हैं या केंद्रीय सूचना अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वजाहत हबीबुल्ला थे, वजाहत हबीबुल्ला। और पहली महिला पूछा जाए तो दीपक संधू थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो आप देखें चारों ऑप्शन आप यहां पर देखिए। पहले एक सेकेंड, तो देश के जो लिखित संविधान है ये 1935 के अधिनियम से नहीं लिया गया, बाकी और जो तीनों हैं वो आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 1935 के जो अधिनियम था इसमें लिखित संविधान का कहीं भी उल्लेख नहीं था। भारत सरकार के लिए या भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा किया जाता है। क्रिप्स मिशन कब भारत में आया था? तो 1942 में आया था। याद रखिएगा 1942 में आया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे सुमेलित करना है। तो केंद्र सूची में क्या आता है? जनगणना आती है। राज्य सूची में क्या आएगा? पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य आएगा। समवर्ती सूची में क्या आएगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार आएगा। और अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आपका अंतरिक्ष अनुसंधान आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखें तो जो आपका ए ऑप्शन है 3142 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो इनका मुख्यतः जो धर्म था वो क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। तो आप देखें पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित है। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में होता है, जबकि वैदिक काल में मूर्त पूजा का प्रचलन था ही नहीं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? तो यह जो है आपका रीवा जिले में। कहां पर? रीवा जिले में स्थित है। यह स्कूल रक्षा मंत्रालय के अधीन लड़कों के लिए पूर्ण रूप से अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन। बल गुणनफल है किसका है? तो बल का गुणनफल, बल मतलब किनका गुणनफल है? तो यह जो है आपका भार और त्वरण का या द्रव्यमान और त्वरण का ये मल्टीप्लिकेशन है या उनका गुणनफल है। और यहां ध्यान रखिएगा यदि आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बल होता क्या है? यह एक धक्का या खिंचाव होता है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आप देखें मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्लॉटर। इसमें से जो आपका जो माउस है ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है, जबकि और सब जो है आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखें। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात प्रकाश का सफल आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। तो चूंकि ये जो एंडोस्कोप होता है इसमें फाइबर ऑप्टिक तकनीक का प्रयोग होता था। यह जो है प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। एक सेकंड, 65 देखते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल देता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल जो होता है ये नियुक्त करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा संविधान के आर्टिकल 165 में राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल की बात की गई, जबकि केंद्र में जो महान्यायवादी होता था अटॉर्नी जनरल होता है इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है और ये दोनों ही उनके प्रसाद पर्यंत रहते हैं जब तक वो चाहते हैं। इनका कार्यकाल डिफाइन नहीं होता है। अगला 66 नंबर। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह है। कितनी है? 6 माह है।
आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, बिल्कुल थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, बिल्कुल थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे, ये भी थे। परंतु वित्त आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष कभी भी नहीं थे, मतलब उसके अध्यक्ष कभी भी ये नहीं रहे हैं। ये वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं, ठीक है। परंतु ये वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो यह संसद में निहित है। किसमें? संसद में निहित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं यहाँ पर। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में यदि देखा जाए तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बायोगैस जिसे गोबर गैस भी कहते हैं, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, एक भू-स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? एक भू-स्थिर उपग्रह का काल 24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे होता है। एक भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करती है और भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल जो है वो 24 घंटे का होता है। आगे चलते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब होता है? तो इसका प्रारंभ जो है आप देखें कब होता है? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में, मिड पैलोलिथिक ईरा में होता है। और यह मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, तथा बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर ये प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को देखें, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाण की संस्कृतियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था? तो इसका आलेख महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। तो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद से इनसे सहयोग लेकर के बनाया था। और याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को ही 0 आवर लगा दिया जाता है। मतलब जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे सबको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो यह जो कथन था, यह जो कार्य है, वो मौलाना हसरत मोहानी इनके समय में होता है, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है। तो 1921 में देखें, अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने इसको प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। तो याद रखिएगा, 1921 का जो अहमदाबाद अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता पहले CR दास को सौंपी गई थी, परंतु वो जेल चले गए। इस वजह से इनकी जगह पे हकीम अजमल खान इसकी अध्यक्षता करते हैं। जबकि अगले साल बिहार के गया में 1922 में जब इसका अधिवेशन होता है, तो CR दास जी बाहर जेल से आ चुके थे और वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका अनुवाद जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो चार्ल्स बिल्किंस ने किया था। किसने? चार्ल्स बिल्किंस ने। वॉरेन हेस्टिंग के काल, जो कि 1772 से लेकर 85 तक रहता है ये गवर्नर, में चार्ल्स बिल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। तो देखिए होता क्या, 1784 में यहाँ पर विलियम जोन्स के द्वारा एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसी से संबंधित थे आपके चार्ल्स बिल्किंस, और इन्होंने जो है भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। और दूसरी जो पुस्तक थी इस प्रकार की, वो कौन थी? हितोपदेश थी, हितोपदेश। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर होता है? तो ये जो है आपका परुष्णी नदी के तट पर होता है, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उस विरोधी जातियों को हराया जिसने परुष्णी नदी पर शिव पक्था और उत्तर पश्चिम की सहयोगिनी जातियां आ मिली थीं। अगला है 77 नंबर, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने की या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था।
मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता था। अगला है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आप देखें यहाँ पर दो ऑप्शन जो है, इसमें से ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप और इसके ऑप्शन देख सकते हैं, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, आगे चलते हैं 79 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इनमें से किस पूर्ववर्ती अधिनियम का स्थान लिया है? तो ये इसने जो है फ्रीडम ऑफ इन्फोर्समेंट एक्ट 2002 का अधिकार या उसके जगह पे उस अधिनियम का स्थान लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो अगुंतर निकाय में, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? तो स्वतंत्रता के पश्चात की बात हो रही है, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात, तो स्वतंत्रता के पश्चात BR अम्बेडकर कानून मंत्री थे। तो देखिए होता क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि या कानून मंत्री बनते हैं, जबकि अंतरिम सरकार जो 1946 में होती है, इसमें कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, उसके कानून मंत्री। तथा फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? अगला क्वेश्चन जो है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? तो ये जो है आपका देखें चार ऑप्शन, एक दानशाला, एक खरौती अस्पताल, या एक पुस्तकालय, या तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो इसका जो बी ऑप्शन है, एक खैरात अस्पताल। तो दारुल ए सफ़ा ये क्या रहा है? खैरात अस्पताल रहा है, जो आपका फिरोज तुगलक के द्वारा निर्मित कराया गया था। जबकि दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिफाक ये भी इसी के द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और स्कूल कॉलेजों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो असम ने दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो यह योजना बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच 2021 में निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह सिंगापुर में। ऐसा नॉर्मली कहाँ पे होता है? स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। अगला है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो 40 लोगों को। कितने को? 40 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी यह विषय क्या था? रिकवर एंड रिलेटिवलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 7वां स्थान दिया गया है, जबकि पिछले साल 2020 में भारत जो है 5वें स्थान पर था। और ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कहते हैं। इसमें जो है आपका मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे तथा बहमास जो है ये आपके टॉप पे हैं, मतलब जो शीर्ष 3 है ये, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जलवायु का खतरा विद्यमान है मोजाम्बिक में। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 91, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो इसमें कुल कितने हैं? 10.3% है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अगला राजदूत है वो जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, फेडरेशन इंटरनेशनल की बास्केटबॉल एसोसिएशन FIBA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है यदि आप देखें तो कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, फुटबॉल फुटबॉल खेलने की अवधि कितनी होती है? मैच कितने टाइम का होता है? तो ये 90 मिनट का गेम होता है। कितने? 90 मिनट का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, इसमें दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1300 कब करता है? 1398 ईस्वी में करता है। और याद रखिएगा, इस समय तुगलक वंश का शासक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है वो शासन कर रहा था। और
इस वंश को समाप्त करके सैयद वंश की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक कौन था? खिज्र खा था। खिज्र खा जो था तैमूर का ही सेनापति था। क्या था? तैमूर का सेनापति था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, पूर्णिया ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? तो ये पूर्णिया ट्रॉफी जो है ये वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने। किसने कराया था? हाजी बेगम ने कराया था। और हाजी बेगम किसकी पत्नी थी? तो ये जो है आपके मतलब ये हुमायूं की पत्नी थी। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था, जिसे दीन पनाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दीन पनाह कहते हैं। अगला, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध स्नूकर से है। किससे है? स्नूकर से है। क्वेश्चन नंबर 99 देखें, किसे वर्ष 2020 में रसायन हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये एमैनुअल कार्पेंटियर को दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज आप याद रखिएगा कि जो 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है, 2 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। एक तो आपका एमैनुअल कार्पेंटियर है फ्रांस की, और अमेरिका की हैं जेनिफर ए डोडना है। ठीक है। और ये जो मतलब दिया किस लिए गया है? तो इनको जो है जीन तकनीकी, जो क्रिस्पर तकनीकी है, उस पर कार्य करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। तो यह जो होता है, ये जीन तकनीक के सबसे अच्छे तेज उपकरणों में से एक क्रिस्पर कैस जो 9 आणविक कैंची है, ये विकसित किया गया है इनके द्वारा। इसी विकास के लिए इन्हें ये चीज़ें दी, मतलब ये सम्मान दिया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, पहली बार है कि नोबेल पुरस्कार किसी महिला को दिया गया है या महिला को मिला है। तो ये 100% सही है कि पहली बार है कि नोबेल पुरस्कार किसी महिला टीम को मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, ईटावीरा जो है प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लौह एस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यह ईटावीरा प्रसिद्ध लोगों की खदान है कहाँ पे? तो ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।